अस्सलाम वालेकुम अभिवस। आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। अभिवस, आज की जो अपडेट्स है, एक तो अवाम पे बिजली गिराई थी कल, जो बिजली के रेट्स बढ़ाने का 1 रुपये 30 पैसे दिया था, और अभी तक की गैर मुसद्दका जो रिपोर्ट्स है वो ये हैं कि 175% जो है गैस के बिल्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा साबिक चेयरमैन पैमरा, जिनको जो एलिजिबल ना होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने जिनको फारिग किया था, आज उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस में कोर्ट में एक बयान हल्फी जमा करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी फैज़ हमीद जो है रिटायर्ड जनरल जो DGISI भी थे, उन्होंने मेरे पे फैज़ाबाद धरना केस के दौरान प्रेशर डाला, बल्कि वो उसके अलावा उन्होंने कहा जी उन्होंने हुसैन नकी और दूसरे लोगों को भी जो है वो फारिग करने की बात की। उसके अलावा उन्होंने ये भी उस बयान अल्फी में कहा है कि फैज़ाबाद धरने के दौरान साबिक वज़ीर आज़म जो थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने तमाम चैनल्स बंद करने का ऑर्डर दिया था मुझे। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि तकरीबन 3-4 साल के बाद ये इस किस्म का बयान, और उस वक़्त कि जबकि हुकूमत भी ख़त्म हो गई और एक ऐसा शख्स जो खुद जो है सियासी तौर के ऊपर चेयरमैन पैमरा बना था और उसको लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज शाहिद जमील खान की अदालत ने फारिग किया था सिर्फ इस बिना पे कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आज ये एक नया पंडोरा बॉक्स किसकी हदायत पर और किसके उसके ऊपर खोल रहा है, और इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा फैसल वोडा जो आजकल हर चैनल पे नज़र आते हैं, बल्कि एक वक्त में 3-3, 4-4 चैनल्स पे भी नज़र आते हैं, उन्होंने आज भी बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि PDM के ख़िलाफ़ अवाम की शदीद नफ़रत ने साबिक चेयरमैन PTI और PTI की मकबूलियत को इंतहाओं तक पहुँचा दिया है। इसके साथ साथ वो इमरान खान के बारे में कुछ ज़ाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने उनकी कश्ती से छलांग लगाई थी और उनके साथ अलहदगी इख्तियार की थी, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान, नवाज़ शरीफ जो हैं, जिस तरीके से आए हैं वो काबिल रहम है, काबिल अफसोस है, और नवाज़ शरीफ के बारे में जो ये कह रहे हैं कि वो दोबारा वज़ीर आज़म चौथी मरतबा बनेंगे, वो किसी गलती में है, क्योंकि नवाज़ शरीफ एक कच्चा धागा है जो जब मर्जी टूट सकता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला मियाँ नवाज़ शरीफ की जो जमानत थी एक प्रो क्लेम अफेंडर की, उसके ऊपर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमने जो फैसला दिया है वो कानून के मुताबिक दिया है, क्योंकि नैब के वाज़ा जो था उनका मौक़िफ़ था कि हम नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। और इसके अलावा नैब ने हमें ये कहा, बारहा कहा है, बार 2-3 जो हीयरिंग्स हुई हैं उसमें हमें ये कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और ना हमें इसको गिरफ़्तार करना है नवाज़ शरीफ को, इसलिए हमने उसकी जो है ज़मानत भी दी और अपील का हक भी बहाल कर दिया। तो ये अपडेट्स हैं आज की। इसमें नैब का जो रोल है वो मतलब सामने आ रहा है कि एक वक्त में आज से कुछ साल पहले इसी नैब ने इनको कन्विक्ट करवाया था, और आज वही इसको मियाँ नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करने से गुरेज़ा हैं, बल्कि क्लियर कट कह रहे हैं जी कि हम इनको गिरफ़्तार भी नहीं करना चाहते और ये हमें मतलूब भी नहीं है। गज़ा की सूरत हाल बहुत ही मखदूश हो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो आखिर कब तक पे मेरे साथ हैं। मियाँ सैफुर रहमान साहब मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में। सैफुर रहमान साहब वेलकम। जी बड़ी अनायत। और ब्रिगेडियर गजनफर साहब मेरे साथ स्काइप पे हैं। ब्रिगेडियर साहब वेलकम टू द शो। जी ब्रिगेडियर साहब, कैन यू हियर मी? सैफुर रहमान साहब आपसे शुरू करते हैं। जी जी जी। अब मुझे बताएं कि ये जो अफसार आलम ने एक पंडोरा बॉक्स खोला, बयान अल्फी जमा कराया कोर्ट में, हाँ, तो उसका मकसद क्या है? देखें, ये आपने इब्तदाइये में बड़ी अच्छी बात की कि ये जब आप लोग हुकूमत में होते हैं या किसी महकमे में बैठे होते हैं, जी जी, तो उस वक्त आप कोई बात नहीं करते, आप में वो जुर्रत नहीं होती, आपको कोई गलत गैर कानूनी अहकाम दिए जाते हैं, फिर अचानक इंकशाफात की एक लड़ी लग जाती है। जी जी। और इंकशाफात, मुझे ऐसे बात का चीज़ों को स्टडी मैंने किया, मुझे कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि कई राज हैं, कई इंकशाफात हैं जो कभी विदहोल्ड कर लिए जाते हैं, वक्त आने पर उनको निकाल दिया जाता है। जी जी। पहले ये लोग आला कार बनते हैं,
अच्छा, कुछ जरूरी नहीं कि कुछ लोग आलाकार भी बने हों। जैसे मैंने कॉलम लिखा था एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार में, और मुझे काफी उस पर कमेंट आए थे, कुछ अच्छे भी आए थे, कुछ गलत नेगेटिव भी आए। वो ये था कि उन दिनों जनरल शाहिद अजीज जो थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जी, और उन्होंने कहा कि जी हमें तो पता ही नहीं था ये कारगिल की सारी कार्रवाई का। मैंने उसको बड़ा करीब से भी स्टडी किया था। मैं उन दिनों नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी था, कारगिल के जो डिव कमांडर थे उन दिनों वो प्रमोट हो गए लेफ्टिनेंट जनरल, वहां पे तैनात थे एनडीयू के कमांडेंट के तौर पे। जी। और वो वैसे चाय के कप पे मैंने उन्हें सवाल किया, जर्नलिस्टों को आदत होती है पूछने की। वो थोड़े से घबरा गए। मैंने कहा जी घबराने की क्या वजह है? उनके ज़हन में था शायद मैं जानता हूं कि वो डिव कमांडर रहे, लेकिन उन्होंने फिर कुछ चीजें मुझे बताई। बहरहाल मैंने स्टडी करने के बाद पता चला कि वो तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे जनरल शाहिद अजीज, और जीएचक्यू भी मैं एनडीयू की तरफ से 2-3 मरतबा जा चुका था। मेरे मुताबिक जो मैंने स्टडी किया, तो ये मुमकिन ही नहीं है कोई जंग या जंग जैसी कोई एडवेंचर किया जाए तो उसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ या डीजीएमओ वो उनके इल्म में ना हो। बिल्कुल ठीक, ये मुमकिन ही नहीं है। एक लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होती है, कहां से कौन सी डिवीजन को मूव करके कहां पे तैनात करना है, क्या उनके अहदाफ हैं। फिर मैंने कहा ये बात या ये सब जब लोग रिटायर होते हैं, ये अचानक इंकशाफात की वो लाइन लगा देते हैं, और मैंने कहा ऑलमोस्ट ऑल वर ऑन बोर्ड ऑन कारगिल। यही हाल आप इसको मुंतबिक करें पैमरा में, तो पैमरा में जैसे आपने कहा कि ये वाकई सियासी तैनाती थी, इसमें हमारे तो वो कुलीग हैं, लेकिन डाउन कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। जी, ये कुलीग होना अपनी जगह है, उनका जाती तौर पे एहतराम हमारे अपने दिलों में है, कुलीग्स का हम करते हैं, लेकिन हमें अपना कंडक्ट भी तो देखना है कि आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार का ओहदा ले लेना या किसी इदारे की सरबराही ले लेना, उसका ये मतलब नहीं है कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी वो बड़ी होती है। और खास तौर पे फिर जहां पे आपने आवाज, आपने पैगाम, आपने नेशन बिल्डिंग करनी है, कौम तक पहुंचाना है, तो वहां पे जब आप किसी एक बड़े अदारे के सरबराह बनते हैं तो आप पर जिम्मेदारी भारी आयद होती है। यानी इसकी मॉरल डायमेंशन भी है, सरकारी डायमेंशन अपनी जगह। तो इसलिए जैसे मैं कहता हूं कि हम जर्नलिस्ट के तौर पे जो बात हमारे इल्म में आए एकदम हमें पंजाबी में कहे वाह नहीं देनी चाहिए। ये ऐसी एक नंगी तलवार जो सामने आए उसके पेट में घोंप दें, उसके असरात जो हैं उसके असरात हमने देखने हैं। कि मेरे अगर इल्म में, जैसे मुझे याद पड़ता है एक मरतबा ब्रिगेडियर साहब तो बल्कि इस पर ज्यादा शेर असल बहस कर लेंगे, कि कहीं से हमें कोई इतला मिली कि हमारे मूव कर रहे थे न्यूक्लियर असेट्स, क्योंकि वो मोबाइल मूवमेंट पे होते हैं, यानी जो बादी नजर में हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो वो एक मरतबा जब स्वात ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त उसकी सेंसिटिविटी और बढ़ गई जब उस एरिया से गुजर रहे थे। तो एक साहब ने बाकायदा वो एक अखबार जो हमारा मध्य मुकाबल था उसमें वो चीज थोड़ी सियाक और सबाक से हटके छाप दी। अब इतना सेंसिटिव मसला अगर जर्नलिस्ट को पता भी चलता है, हर बात कहने वाली या लिखने वाली नहीं होती जी, तो इसलिए थोड़ी एहतियात भी करनी चाहिए, बिलखसूस किसी बड़े ओहदे पे आगे। अब इंकशाफात की जो लड़ी लगाई जा रही है, ये हम कब तक आलाकार बनते रहेंगे किसी का, कि किसी ने कह दिया चल यार मेरे तो जनरल फैज से बड़ी दुश्मनी है, तेरे जरिए मैं राजू गुलवा देना। जो मेमो गेट वाले जो साहब हैं, जी वो तो मेमो गेट वाले तो जो साहब हैं, वैसे वो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों ऐसा हुआ। क्या नाम था? हुसैन हक्कानी साहब। हाँ। वो मेरे साथ अक्सर यहाँ कई दफा मिलते रहे और हमारी जर्नलिस्ट होने के नाते उनसे कई मुलाकातें। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब का स्टांस ले लूं। जी जरूर। ब्रिगेडियर साहब, आज जो अफसार आलम ने बयान दिया, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ बयान हल्फी जमा कराया, उसमें दो बंदे जो हैं नजम सेठी और हुसैन हक्कानी, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो वो लोग हैं, क्योंकि हुसैन हक्कानी के बारे में तो मैं बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ कि लेट 80s में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो यहाँ तस्वीर थी वो ब्रिज कॉलोनी में इनके घर में होती रही, मैं आई विटनेस भी हूँ उसका। उसके अलावा मेमो गेट जो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ था, और नजम सेठी का भी किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। 1975-6 में ये तो गद्दारी के मुकदमे में भी अंदर रहे थे। तो ये जो आज बयान दिया अफसार आलम ने कि जी मुझे जो है बड़ा दबाव था ISI चीफ का अपने वक्त में, हालांकि मैं ये आपको दोबारा से बता दूं कि अफसार आलम इस दफा कि जिसको लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने डिस्क्वालीफाई किया था और इनको इनकी जो तैनाती थी स्ट्राइक डाउन की थी। असल में यहाँ से एक साहब 50 रुपए के बॉन्ड पे बयान दिया गया था और उनको कहा गया था वो जो अक्षय पुराने
प्राइम मिनिस्टर थे, 1600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में जो इन्वॉल्व था, जी, और उसके खिलाफ ये केस प्रूव हो गया था कि उसने 1600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है। 16 उसको चार्ज लगने वाला था, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और रातों रात जो है डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर रिजवान भी चेंज हो गए। इखलाकी और कानूनी स्टैंडर्ड्स का अंदाजा करने क्या है। फिर 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर तहरीर लिख के वो शख्स बाहर चला गया, और उसको तहरीर किसने लिखी वो तो यहाँ तो ये चीजें होती हैं। तो ये एक हल्फी बयान देना कौन सी बड़ी बात है। आप हलफ कर ले कि जी मैं झूठ बोलना है तो आप झूठ बोले। अब अफसार आलम का कैरेक्टर किसको नहीं पता, अफसार आलम की इस्लामाबाद में एक्टिविटीज किसको नहीं पता है, अफसार आलम की एसोसिएशन मुस्लिम लीग नून से किसको नहीं पता है। खाकान अब्बासी साहब का उसने कहा कि जी उन्होंने कहा था चैनल बंद कर दो। अब हंसने की बात है ना, इसमें हंसी आती है। खाकान अब्बासी को कल बाहर जाने से रोक दिया। खाकान अब्बासी PMLN के जलसे में नहीं आया। इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो PMLN की बी टीम के तौर पे खेल रही है। आहद चीमा भी उधर बैठा हुआ है, वो इलेक्शन कभी वो एक शख्स फवाद भी है जी, फवाद भी है, उसके बाद आहद चीमा भी है, फिर एक और भी शख्स है जो मुस्लिम लीग नून के से बड़े क्लोज है। फिर उसके बाद लम्स में जो लोगों ने सवाल पूछे प्राइम मिनिस्टर से वो भी आपके सामने है कि एक ने ये भी कह दिया कि चलें आप तो जो निगरान वजीर आजम है। बात ये है कि भाई जैसे सैफुर रहमान साहब ने कहा ना कि जी जब कुर्सी पे बैठे होते हैं तो जुबानें गुंग होती हैं, और जब कुर्सी से उठ जाते हैं तो तुर्रम खान बन जाते हैं, फिर वो लखू खान बन समझते हैं कि उनसे बड़ा है कोई नहीं। वो भाई अगर आपको सच बोलने की इतनी आदत है तो आप बोलते रहो। उस वजह से आप बैठे हुए थे, आपको क्यों गुंग लग गया था, क्यों आपका मुंह सूख गया था, क्यों आपके होठ बंद हो गए थे? किसको नहीं पता कि आप किसके इशारों पे अफसार आलम किसके इशारों पे खेलता है, आपको नहीं पता। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, सॉरी टू इंटरप्ट यू। कंडक्ट आपको नहीं पता। अफसार आलम को न्यूट्रल आदमी है। अच्छा, आई एम सॉरी दैट आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन मुझे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इस वक्त, क्योंकि अफसार आलम की जो है मैं कहता हूँ कि सहाफती जो खिदमात हैं वो जिस मखसूस जमात के लिए उससे तो कोई मतलब उसे सब जानते हैं। तो ऐसे में जब माजी में गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा को जिस किस्म की जुबान बोली, और उनकी बेटी जो है वो अभी थोड़ा अर्सा पहले तक भी फौज को जो है वो लताड़ती रही, उनके खिलाफ अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करती रही, तो आप नहीं समझते कि ये उधर से ही इंस्टिगेट किया गया है एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने के लिए पाक फौज के एक्स ISI चीफ के खिलाफ? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मैं यही तो कहता कि बाजवा के खिलाफ किसने स्टेटमेंट दी थी, जनरल फैज के खिलाफ किसने स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद किस तरह वो 1600 अरब का मनी लॉन्डर जो शख्स था वो किस तरह दौड़ के लंदन गया था, वहां जाके उसने क्या कहा, फिर किस तरह उन्होंने उस नैरेटिव को, उस चीज को विड्रॉ किया, किस तरह आके एक नई इशू बनाने की कोशिश की कि जी अमेरिका से। अब वो देखिए बेनजीर भुट्टो की एक, मैं आप देख लीजिएगा जाके, बेनजीर भुट्टो की एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। फैज अपना सैफुर रहमान साहब मुझे इसके ऊपर कमेंट करेंगे कि सही मैं गलत कह रहा हूँ। उसने कहा था नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आसिफ जरदारी का एक इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है जो उसने कहा था नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, और जब जाती उमरा बनाया गया तो लोगों का यही ख्याल था। तो इस शख्स का कंडक्ट किसको नहीं पता। दूसरा, दिस मैन इज अ वेरी मलेशियस पर्सन। ये मतलब है जो बुक्स है उसको लेके चलता है। अब वो खुद तो उसने एक नैरेटिव ये दे दिया जो आप देख रहे हैं, और उसके बाद लगा दिया ये येलो जर्नलिस्ट जो होते हैं, ये येलो जर्नलिज्म जो करते हैं, ये अफसार आलम जैसे लोग, इन लोगों को उसने लगा दिया कि तुम जाके ये बयान दे दो। खाकान अब्बासी को क्यों रोका बाहर जाने से? इसलिए कि वो जलसे में नहीं गया था, ये गए थे वहां पे। खाकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून से ही थे ना। आपको पता है जब ये नवाज शरीफ जब गया था वो मूजी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में, उसके बाद जब ये वापस आया तो पाकिस्तान के जितने बॉर्डर एरियाज है कश्मीर पे, वहां पे कंसिस्टेंटली बम्बार्डमेंट शुरू हो गई थी। फौज ने फिर वहां से लोगों को उठाया, बैग को पीछे लेके आई, बंकर्स बनाए, वहां स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल्स बंद हो गए। 1-1.5 साल ईद पे वो फायर करते थे, बकरीद पे वो फायर करते, बच्चे मरते थे, बूढ़े मरते थे और जवान मरते थे। ये शख्स जो आपका प्राइम मिनिस्टर था, ये ही डिड नॉट विजिट द बॉर्डर एरिया नॉट इवन वंस। पाकिस्तान के लोगों को मुझे नहीं पता कि ये तारीख क्यों भूल जाती है।
He did not go onto the borderline उन कश्मीरियों की हालत पता करने के लिए कि भाई आपके ऊपर फायर हो रहा है तो मैं आपके दुख में शुरू। अगर कोई वहां गया था तो जब खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो गए थे एक दफा विजिट करने बॉर्डर एरिया पे उस जगह पे जहां फायरिंग हुई। तो आपसे इस शख्स के कंडक्ट का अंदाजा आप इससे यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। तो ये ब्रिगेडियर साहब जहाँ पे परसेप्शन फैलाया जा रहा है मतलब अनड्यू जो है बल्कि अनलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फेवर्स दी जा रही हैं आउट ऑफ द बॉक्स, उसके बाद उनका ही एक चेला उठकर इस किस्म का नैरेटिव बयान करेगा तो फिर ये मामला किधर को जा रहे हैं। ये माजी में भी हमने देखा कि 1990 से लेके अब तक जितने भी आर्मी चीफ आए हैं उनसे मियां नवाज शरीफ ने हमेशा लड़ाई की और उनको पाकिस्तान पुलिस का आईजी बनाने की कोशिश की। सर मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया ना कि दिस मैन, ये जो शख्स है ये हमेशा जितने भी आर्मी चीफ हैं, देखिए ना जब परवेज मुशर्रफ आ रहे थे जी जी उसके साथ जहाज में 150 सिविलियन लोग भी थे या नहीं थे? जी जी उसको रोका गया था। वो पाकिस्तानी शहरी थे ना जी जी। तो इसकी दुश्मनी थी परवेज मुशर्रफ से। इसने उस परवेज मुशर्रफ की दुश्मनी के सिलसिले में उन 150 लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल दी थी। चौधरी अमीन साहब सिविल एविएशन के चेयरमैन थे, अब उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो बबांगे दौर कहा करते थे कि इसने मुझे खुद रिंग किया था कि इस तैयारे को नहीं उतरने देना, बल्कि उसको यहाँ तक कहा गया था इंडिया में उतार दें आप इसे। जी इंडिया में उतरने का कहा गया था, इंडिया के किसी जनाब। जिस शख्स का ये कॉन्डक्ट है माजी का, मैं तो आपको साफ कह रहा हूं कि ये कभी भी नहीं भूलेगा, ये कभी रुक ही नहीं सकता, बिकॉज इसको फॉरेन एजेंडा है, इसको डिक्टेट कराया गया है कि आपने आर्म फोर्सेस के खिलाफ और आर्मी के सीनियर ऑफिसर के खिलाफ आपने बात करनी है और ये करता रहेगा। ही विल नॉट स्टॉप, ही विल यूज डिफरेंट टैक्टिक्स, जैसे अफसार आलम की टैक्टिक्स अभी इस्तेमाल किए। इसको सबसे ज्यादा फायदा जो पहुंचाया है वो जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने पहुंचाया कि इसको बाहर भेज दिया जब ये बाहर गया था, जान छोड़ गया। अभी मैंने तो नहीं कहा, इत्तेजाज हसन साहब कहते हैं कि जी नो ये शख्स डील करके आया है और इसकी डील की तमाम जो वो हैं शराइत और तमाम जो जवाबित है वो खुल के सामने आ गए। आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहती है कि हमने तो कानून के मुताबिक फैसला दिया है कि जी नैब जो है वो कंटेस्ट नहीं कर रही थी, हमने उसको बेल दे दी। वही नैब ने जिससे चीजें कही थी, वही यहाँ पे अपना जन बाजवा थे जो जर्नलिस्ट को बुला के कहते थे सैफुर रहमान साहब आपके पास बैठे उनसे पूछिएगा, वो कहते थे कि इस शख्स से करप्ट आदमी, ज्यादा करप्ट शख्स कोई नहीं। अब बात यह है कि अगर इस चीज को जानते हुए भी इसको इस किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है तो फिर तो ये सिस्टम की वीकनेस है ना। किस लिए दिया जा रहा है ये मैं तो अंदर का आदमी नहीं हूं, लेकिन ये पाकिस्तानियों, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानियों के लिए ये दुख की बात है, ये यंग जनरेशन की है। इसके साहब मैं जरा सैफुर रहमान साहब का टेक ले लूं। जी जी जी। सैफुर रहमान साहब, नैब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला है, मियां नवाज शरीफ को जो वेलकम किया गया एयरपोर्ट पे, उनको पहले 2 दिन की बेल दी गई, फिर उसके बाद उनकी जो अपील्स हैं उनको बहाल किया गया और अब तो मेरे ख्याल अनलिमिटेड बेल भी है और उनका सजा जो है इवन फील्ड का वो भी मुअत्तल हो गई है, जिस पे उन्होंने कहा कि जी नैब के जो वजाती जो अपने तफसीली फैसले में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जजेस ने लिखा कि जी नैब उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहता था और नैब ने कहा कि ना हमने इनको गिरफ्तार करना है, ना हमें कोई एतराज है इनकी बेल्स के ऊपर, अपील्स की बहाली के ऊपर। नहीं देखिए, पासिंग द बक ऑन टू अदर्स जो है ना कि मैं अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दूं, मैंने कभी भी ये बबांगे दोहल मैं कह रहा हूँ आज, हालांकि इस पे मुझे कोई मेरा सरजनश भी हो सकती है अदालती किसी सिस्टम से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रोसिक्यूटर और जज में हमेशा फर्क होता है। जज इज ए जज, प्रोसिक्यूटर इज ए प्रोसिक्यूटर है। दुनिया के कुछ ममालिक में इंक्लूडिंग टर्की, ब्रिगेडियर साहब भी बेहतर जानते होंगे कि जहाँ बाज़ औक़ात प्रोसिक्यूटर भी एक साथ साइड चेयर पे बैठता है और बहुत सी चीजें वो फीड करता है। फीड से मुराद ये नहीं कि वो कहता है कि जनाब गाइडलाइंस नहीं देता जज को, जज इज द फाइनल अथॉरिटी। आपको पता है जज के पास दफा तरमीम का इख्तियार होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दफा तरमीम से मतलब कि अगर सेक्शन कोई ऑफेंस लगाया गया है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड गलत लगाया गया है तो जज अपनी विजडम में इन ऑल अर्नेस्ट, इन ऑल सिंसेरिटी कहता है कि जो चीजें मेरे सामने प्राइमा फेसाई आई हैं, जो एविडेंस आया है, इसमें आपने चालान सही नहीं बनाया, ये इसको आप जाके इन लाइंस पर दोबारा इन्वेस्टिगेट करें एंड ऐड दीज ऑफेंसेस टू इट। जज ऑफेंस खत्म भी कर सकता है अगर ज्यादती से लगा दी गई हो, जी जी, यानी किसी के दबाव जैसे भी आप लफ्ज कह रहे हैं, या अगर किसी की फेवर में उसको हजफ कर दिया गया हो तो जज कह सकता है ये तो केस बनता है इस चीज का
तो जज के पास एक वाइड लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड से ये मुराद नहीं कि वो कोई आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ लॉ चला जाएगा वो, या लेकिन जज अगर ये कहने पे आ जाएं, तो जैसे अभी बड़ी अच्छी बात की मेरे भाई ने, ब्रिगेडियर खबर साहब ने, कि ये तो फिर मुल्क की वीकनेस या इंस्टीट्यूशन की वीकनेस है कि अब इंस्टीट्यूशन अपनी दलाइल, अपनी वजाहतें देनी शुरू कर दी हैं। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हमने तो कभी जिंदगी में तस्वर ही नहीं किया था कि हाई कोर्ट से आगे गुजरते हुए हमें इतनी औ होती थी, इतना ज्यादा तस्वर होता था, उसका एक धाक होती थी कि जनाब यहाँ पे इंसाफ का सबसे बड़ा फोरम है और इससे भी बड़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अब आप तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी आपके पेट में दर्द है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहां से वजाहतें आ रही हैं। भाई मैं कहता हूं जनाब, मैं मुद्दबाना इल्तमास करता हूं, वजाहतें ना दें खुदा के लिए। आप बराह रास्त अल्लाह के मुंतखब मुनसफ हैं इस धरती पे, अर्श पे सबसे पहले मुनसफ ने उठना है, और मुनसफ से मुराद इंसाफ देने वाला, और ओहदेदार नहीं। ओहदेदार तो इंसाफ जो देता है उसने सबसे पहले अल्लाह के अर्श पे उठाया जाना है, क्योंकि वो मीज़ान कायम करता है, मुआशरे में तवाज़ुन कायम करता है। वो आप देखें जस्टिस बाबर सत्तार का जो फैसला आया अभी, उनकी ऑब्जर्वेशन आई है, उन्होंने कहा कि ये जो स्टे ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर साल हा साल ये चलते हैं, ये टेप रिकॉर्डिंग पे भी बड़ा डेरी, टेप रिकॉर्डिंग की भी उन्होंने आया। ये अब ये चीजें जो है इस तरह, आप देखें जो वाटरगेट स्कैंडल हुआ, मतलब कितनी हजीमत उठानी पड़ी उस वक्त की हुकूमत, यानी प्रेसिडेंट ही चले गए उनके। कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ हजीमत वाला आपके अंदर क्या होता है, एहसास गुनाह, एहसास बुराई, वो तो जाता ही रहा, वो तो है ही नहीं। मैं बगैर साहब को बात कर, साहब एक इस वक्त जो है जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उसमें से उनकी कश्ती में से सबसे पहले छलांग लगाने वाले फैसल वोडा था। आजकल वो हर चैनल्स के ऊपर एट अ टाइम जब 4-4 चैनल्स पे भी नजर आ रहा है। आज उसने बयान दिया जी, पीडीएम के खिलाफ अवाम की शदीद नफरत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मकबूलियत को इंतहाओं तक पहुंचाया। उसके अलावा उन्होंने कहा जी, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक कच्चा धागा है, जो समझ रहे हैं कि जी वो चौथी दफा इक़्तिदार में आके प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो वो ये समझ लें कि नवाज शरीफ जो है वो एक कच्चा धागा है। ये किसके इशारे पे ये कर रहे हैं, और क्या इनके बयानात जो है, क्या ये फ्यूचर में ये सब कुछ होने वाला है? नहीं, बात तो उसने, जहाँ तक तो पीडीएम की बात है जी, तो असल में तो आप देखिए, आप उठा के देखिए कभी अपने टीवी के चैनल, जिस वक्त रमजान के दिन थे जब गवर्नमेंट ऑफ रजीम चेंज हुआ था जब, जी हाँ जी, उस दिन, उससे अगले दिन आप इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर लोगों के जुलूस की तस्वीरें उठा के देख लीजिएगा, कराची में भी जी, कराची में देख लीजिए, हर शहर में देख, हर शहर में आज जितने जलसे हो, तो वो उस वक्त तो पीडीएम की हुकूमत नहीं थी, पीडीएम की हुकूमत बननी थी, परफॉर्मेंस तो उनकी बाद में आई है। और ये भी बात ठीक है कि पीडीएम ने जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने, और वो जो 1600 अरब मनी लॉन्ड्रर जो था उसने, और उसके जितने कुलीग थे, जिस तरह उस मुल्क को खाया, 100 मेंबर की कैबिनेट रखी, इस मुल्क के रिसोर्सेज को खाया, बेतहाशा करप्शन की, डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला, तो वो करप्शन तो अपनी जगह कायम है। और शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था ना कि तारीख का बदतरीन दौर और तारीख की बदतरीन असेंबली थी, वो जितने भी उसके मेंबर थे, they are the worst members of, worst ever example of the National Assembly in the history of the world। आप कहें कि तारीख खाकान अब्बासी साहब ने कहा ना जी, तो वो तो बात ठीक है, पर नवाज शरीफ कच्चे धागे से भी कच्चा धागा है, वो धागा ही नहीं है। he is being touted by certain outside powers, और इसका उसने मिसाल दे दिया, उसको बता दिया था उसकी बेटी ने कि जी जो सचिन जरदाल तो हमारा फैमिली फ्रेंड है जी, वो तो हमारे पास आता है, बगैर वीजे के मरी भी आता है। और सचिन जरदाल का भाई क्या है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ है, कभी उसके आर्टिकल पर रॉ का वो एजेंट है, जिस तरह दिलशाद बेगम रॉ की एजेंट थी जो नवाज शरीफ की फ्रेंड रही है, इस तरह सचिन जरदाल भी रॉ का एजेंट था। तो वो उसने ठीक कहा है जो कुछ कहा है, जिसके भी इशारों पे कहा उसने ठीक है कि नवाज शरीफ जो है वो एक ख्वाब देख रहा है, नवाज शरीफ कच्चा धागा है। और इमरान खान का एक कॉन्टिन्यूस साइकिल चलता रहा, और उसमें वाकई जो पीडीएम, आप खुद देख लीजिए पीडीएम की हुकूमत ने क्या किया, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। इसमें कोई अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो बता दीजिएगा कि आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किधर गया था, डॉलर किधर गया था, पेट्रोल किधर गया था, अवाम को ज़ाहिर तबाह बर्बाद कर दिया। बघेल साहब, मेरे साथ एक और गेस्ट है, मैं जरा 2 मिनट उनका स्टांस करना चाह रहा हूँ।
मुबशर साकी साहब मेरे साथ हैं। मुबशर साकी साहब, वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया जी, ये आज जो बयान दिया है अबसार आलम ने, जो साबिक पैमरा के चेयरमैन बने थे, ये भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी और उसको जो है टर्न डाउन कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, और उनको अपनी जो है सीट छोड़नी पड़ी थी। लेकिन मतलब लोगों को, अपने व्यूवर्स को आज ये याद दिलाने की जरूरत है कि उस वक्त के फाजिल जज शायद जमील खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के ये हुक्म भी दिया था कि आपने जितने भी हुकूमती प्रिविलेजेस वगैरह लिए हैं, तनख्वाहें ली हैं, वो वापस जमा कराएं। तो अताउल्लाह कासमी के ऊपर भी यही था, लेकिन आज भी उन्होंने करोड़ों रुपया ना जमा कराया, ना अबसार आलम ने जमा कराया। तो आज उन्होंने DG एक्स DG ISI के बारे में, फैज हमीद के बारे में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि फैजाबाद धरने के दौरान जो है TV की तमाम चैनल्स की ट्रांसमिशंस बंद करवाने में मुझे बहुत दबाव का सामना था, और मेरे पे दबाव जो है तो उस वक्त के DG फैज हमीद साहब ने डाला था। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी नजम सेठी और हुसैन हकानी, जो कि दोनों जिनकी वफादारी पाकिस्तान से मशकूक है, आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन इन सेइंग, तो उनका भी उन्होंने नाम लिया कि जी उन्होंने इनके ऊपर भी दबाव डाला, फारग करने की मुझे मुतअद्दिद बार कॉलें की। आपका स्टांस? जी, आपके दोनों जो शुरका थे उन्होंने काफी तफसील से बात कर ली है। जी जी। तो मेरा तो मैं मुख्तसर बात करता हूँ। जी जी। अबसार आलम जो है ना, वो एक कैरेक्टरलेस आदमी है। वो सहाफी था ही नहीं, सहाफी 2 नंबर। अगर सहाफी होता, जो सहाफी होता है वो कभी गवर्नमेंट का ऐसा ओहदा कबूल नहीं करता। तो उसने जो कबूल किया है ये ओहदा, तो पता चल गया कि वो 2 नंबर, पहले ही 2 नंबर था। तो अब वो कुछ भी बयान हल्फी, पाकिस्तान में क्या है, बयान हल्फी देना कोई भी दे देता है। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जिन्होंने। जी 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 जी, मैं पढ़ी है, मैंने खबर जानता हूँ जी। तो ये इसी तरह आपने जिक्र किया है हुसैन हकानी साहब का। तो इस तरह के लोग, हुसैन हकानी को आपने बताया कि वो बेनजीर साहिबा के पम्फलेट्स वगैरह जो फेंकने में और वो सारा उसमें था। तो आपको शायद याद नहीं कि नवाज शरीफ ने उससे ये सारा काम लिया, लेकिन बाद में आपको याद होगा कि फिर वही काम बेनजीर ने उससे लिया, फिर आसिफ अली जरदारी ने भी लिया मेमोगेट। हाँ जी, इन्होंने लिया। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये किराए के बंदे हैं, इनको कोई भी पैसे दे तो काम लिया जा सकता है। नवाज शरीफ ने लिया तो हम क्यों ना लें। तो ये इस तरह के ये लोग हैं, तो इनसे क्या तवक्को की जाए। आप मुझे मुख्तसर सा जवाब एक और दे दीजिए ताकि मैं फिर दूसरे गेस्टों की तरफ चलूं, कि जो फैसल वाटर है हर चैनल पे नजर आ रहे हैं, क्या उनके जो बयानात हैं, क्या ये पाकिस्तान में सब कुछ होने वाला है कि ये अवाम में एक परसेप्शन फैलाने की नाकाम कोशिश है? जैसे उन्होंने कहा जी PDM की जो है PDM के खिलाफ अवाम की शदीद नफरत, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, ने इमरान खान की मकबूलियत में बहुत इजाफा कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करनी चाहिए। जी हाँ, अब कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। फैसल वाडा साहब वो एक नॉन सीरियस आदमी है, कभी बूट उठा के टेबल पे रख देता है, सामने शो में आता है किसी में, तो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अब 3 साल मुलाजमत जो है ये कोई मामूली बात है, ये आइन की उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और ये बड़ी मुश्किल से सॉल्व हुआ मामला। 3 साल के बाद फिर कौन अपॉइंट करेगा? लेकिन मुबशर साकी साहब, जिस तरह की 16 माह में तरमीम तो नहीं हुई, लेकिन एक्ट बने, तो ये उनके लिए मुश्किल तो नहीं है जी? नहीं, एक्ट तो बन सकते हैं जब असेंबली में दूरी हो, पूरी असेंबली भी मौजूद नहीं, तो एक्ट पे एक्ट तो वो तो उन्होंने बना लिया। जैसे वो तरमीम की जगह एक्ट बनाकर उनसे काम भी तो लिया गया ना जी। हाँ जी, वो लेकिन ये बहुत गवर्नमेंट का आज बजट आ गया तो बाकी क्या रह गया। चीफ जस्टिस का मामला तो फैसल वाडा जो है वो, हाँ वो जब इमरान की जो पॉपुलैरिटी है वो तो अनक्वेश्चनेबल, वो तो है ही, पहले ही है, किसी के कहने से तो नहीं होगी या कुछ करने से नहीं होगी। अच्छा, मैं एक लफ्ज इजाफा करना चाहूंगा, थोड़ा सा, हो सकता है किसी को नागवार गुजरे, लेकिन चूंकि हम एनालिस्ट हैं तो हमें लाइक्स एंड डिसलाइक से मुबर्रा होकर बात करें। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में बात का डिबेट जरूर से ज्यादा ही हो जाती है। मतलब 5 साल का टेन्योर होता है गवर्नमेंट का, हम पूरे 5 साल मकबूलियत गैर मकबूलियत पे बहस करते हैं,
भाई ब्याह होना चाहिए परफॉर्मेंस के ऊपर से कुछ चीजें, मेरा मतलब कि नॉन है मसलन। अब जब वोट आप जोर दें, आप पब्लिक ओपिनियन बनाएं, आप एनालिसिस दें कि जी साफ शफाफ इलेक्शन हो, और उसमें जब जोर पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होगी, मोमेंटम बनेगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा उन तागूती आपकी बात ठीक है। मकबूल आदमी जो है उसको आवाम वोट देगी, मुंतखब कर लेगी। हम सारा दिन एनर्जी जाया कर देते हैं। आप मतलब अरबाब इख्तियार के बड़े करीब रहते हैं हमेशा। जी जी ठीक है जी। मुझे ये नैब का जो रोल है ये बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो 5th जनरेशन वॉर भी लड़ते रहे, और नैब का जो है कल्प्रेट्स और करप्ट लोगों के खिलाफ जो उनका पकड़ दकड़ थी उसको भी सपोर्ट करते रहे पिछले 7-8 साल। हाँ जी। आज जो नैब का रोल है वो क्या रोल है? नहीं, मुझे एक टीवी प्रोग्राम है जहां आप भी जाते रहे हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि जी नैब तो बात रियासत की को डिफेंड करती है। मैंने कहा जी वो कर तो रही है रियासत को डिफेंड। उन्होंने कहा जी कैसे? मैं कहा रियासत की चाल और तरफ जा रही है, रियासत की चाल में डंगी है इस वक्त, तो रियासत को डिफेंड कर रही है। हमें तो ये बात कहा ऐसे दौर में, इवन बीटीआई के दौर में, हम जब आप भी और मैं इकट्ठे होते थे तो हम कई मिनिस्टर्स को कहते थे कि जी आज आप बयान देते हैं एक बंदे के खिलाफ, अगले दिन नैब पकड़ लेते हैं। इसका मतलब है कि नैब और आपका गठजोड़ है, आप कहते हैं वो आजाद है। पहले तो देखिए मेरे साथ कई कानूनदान एक दिन बैठे थे, मैं नाम नहीं अब लेता, वो किसी को पूरी लिस्ट ही बता दूंगा। उनसे मैंने कहा जी पाकिस्तान बनने के वक्त 1947 में पाकिस्तान एंटी करप्शन एक्ट आया, फिर चंद साल बाद पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को वो इख्तियार दे दिए गए, फिर FI एक्ट आ गया, लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मीन, फिर इस्तेसाब ब्यूरो आ गया, फिर आ गया नैब, और उसमें लिविंग बियॉन्ड ऑस्टेंसिबल मीन बन गए सेट्स बियॉन्ड मीन। कानून के ऊपर कानून, कानून के ऊपर कानून, एहदाफ आप हासिल नहीं कर पाए। शाहदार को भी तो फारिग कर दिया। मैं कहता हूँ कि कानून के ऊपर कानून में तो कोई मैं समझता हूँ कोई बदनीति होती है। कानून के ऊपर कानून बनाते जाएं और एहदाफ आप हासिल ना करें। ये बात जो की ब्रिगेडियर साहब सैफुर रहमान साहब ने कि रियासत की चाल बेढंगी है इसलिए नैब ऐसे एक्ट कर रहा है, आपका टेक प्लीज। जी ब्रिगेडियर साहब, कैन यू हियर मी? ब्रिगेडियर साहब को मेरा आवाज लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, मुबशर साकी साहब, ये जो बात की अभी सैफुर रहमान साहब ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज के एडिटर भी हैं, इन्होंने कहा जी जो नैब का जो रोल है इस वक्त वो मेरे लिए तो खैर हैरान कुन भी था और परेशान कुन भी है, क्योंकि फॉर अ जर्नलिस्ट लाइक मी कि जिसने करप्शन के खिलाफ बड़ी लंबी जंग लड़ी हो, 5th जनरेशन की भी वॉर हमने लड़ी है, और बहुत ज्यादा रियासत पाकिस्तान के लिए लड़ी है, लेकिन आज नैब ने जिस किस्म का रोल अपनाया है, हम बिल्कुल इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, लेकिन जब इदारे ही जो है शख्सियात को, ऐसी शख्सियात कि जो कि प्रोक्लेम ऑफेंडर भी थे, जो कि करप्शन के उनके ऊपर जो मुकदमात थे उनके फैसले भी आ चुके हैं, उसमें कन्विक्ट भी हो सके हैं, तो उनको सपोर्ट करती नजर आ रही हो, तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जी, इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि वो कहते हैं ना एक हवा चल रही है, तो यहाँ भी एक हवा चली हुई है मियां साहब की फेवर में, लेकिन उसमें अवाम की शमूलियत से नजर आती है आपको? नहीं, अभी तो ये ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। आप देखें ये वहां से रुखसती के वक्त और यहाँ पहुंचने से लेकर अदालत वगैरह सारे हर स्टेप पे मैं तो एक ही जुमला कहता हूँ कि ये सब कुछ इसलिए है कि मामला तय हो चुके हैं, दैट्स ऑल। तो फैसल वाडा का मैं कहना भूल गया कि वो एक नॉन सीरियस आदमी है, वो दूसरा शेख रशीद है, वो सेल्फ अपॉइंटेड जो है ना स्पोक्समैन ऑफ आर्मी बने फिरते दोनों, ये हालांकि वो है कुछ नहीं इसमें। अच्छा, उनका वो है कुछ नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी हम स्पोक्समैन हैं, तो हाँ जी वैसे ही बने फिरते हैं। नहीं तो मेरी बात सुने, इतने तबादर से वो चैनल्स पर आके जो बातें करते हैं, रोज एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो फिर ये मतलब रियासत मुखालिफ हुआ या फिर जमहूरियत का किस्म के बयानात हुए? बयानात तो हर किस्म के होते रहते हैं, और चैनल में जो टॉक शोज करते हैं लोग, उन्होंने भी मिर्च मसाला उनको चाहिए होता है बंदे। साकी साहब इजाजत हैं, और आप भी, तो मैं कहता हूँ बना है शाह का मुसाहिब फिर है इधर आता वरना शहर में, ये तो वही कैफी। अच्छा, मुझे मुबशर साकी साहब एक बात बताइए कि जो परसेप्शन फैलाया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, महंगाई भी खत्म हो जाएगी, अवाम जो है दीवाना वार उनकी तरफ आ जाएंगे, तो जो उनका रिसेप्शन था वो एक नेशनल लीडर का तो नहीं था, क्योंकि पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल जो लोग थे
वो बंदों को घेर के भी लेके आए, बट दैट वाज नॉट दैट इम्प्रेसिव। उसके बाद इमरान आज की जो लेटेस्ट है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल जमातों के जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करेंगे, लेकिन इस तमाम जो एक्टिविटी हो रही है इसमें कोई आवाम को, कि लाहौर उस दिन जिस दिन मियां साहब आए हैं तो हम लाहौर में थे, इधर प्रोग्राम भी कर रहे थे KN न्यूज के ऊपर, तो लाहौर वाज कूल एंड काम साइलेंट, कोई एक्टिविटी नहीं थी। उस मखसूस रीजन के अंदर जो है एक्टिविटी हो रही थी। तो इसमें से अवाम की शमूलियत आपको नजर आती है इनके आने में? अवाम की तो शमूलियत, वो जोश और जज्बा नहीं है, लिमिटेड तो है। जाहिर है उनके लोग भी हैं और लाए भी जाते हैं, तो उन्होंने अपना जलसा भर लिया था, जैसे भी किया भर लिया था। देखिए आगे क्या चलेगा, अवाम देखे ना, अवाम की शमूलियत से मेरी मुराद ये है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किए बगैर कहता हूँ कि अवाम की जो शमूलियत है इलेक्टोरल में, उसके अंदर उनकी शमूलियत तो वोट के जरिए ही होगी ना जी। हाँ जी, वो बेहतर तो यही होगा कि वोट जो है ना, वोटिंग हो, इलेक्शन हो और फेयर इलेक्शन हो, जिसकी तरफ भी यानी जिसके वर्डिक्ट चला जाए, जिसको उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए। लेकिन इस वक्त तो लगता है कि मियां साहब ये छोटे हो या बड़े हो, अभी ये पता नहीं कि छोटे ने बनना है कि बड़े ने बनना है। बड़े ने, क्योंकि बड़े की तो आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनती नहीं है, तो वो हो सकता है कि छोटे को प्रेफर किया जाए। तो ये भी कुछ वक्त है, अभी तो इलेक्शन का ऐलान भी नहीं हुआ, देखें ऐलान होता है। मैं मियां साहब जो बात इन्होंने की ये समझ तो कुछ आती है कि बड़े की तो जैसे मैंने पहले कहा था, वो तो हर आर्मी चीफ के साथ उनका टकराव रहा है, बल्कि उनका पैशन था। ये मैंने उनको एक दो मरतबा सवाल भी किया। अच्छा, पैशन था कि एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं ना अंग्रेजी में, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, कि मैं सींग से पकड़ के इसको नीचा दिखाऊं। अब इससे ज्यादा देखे ना, ये उनका पैशन था। आप और मैं तो रात तुमसे मैंने पूछा, आप और मैं तो इस बात के गवाह थे कि 99 में जिस तरीके से मुशर्रफ का रास्ता और जहाज रोका गया था, ये तो दुनिया में नहीं, वो तो मुझे सारा पता है। कोई जब जनरल मुशर्रफ एज चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने टेक ओवर किया, तो हम सीनियर एडिटर्स और जर्नलिस्ट को मिले थे, गवर्नर हाउस आए, हमने उन्हें बड़े चुभते सवाल भी किए कि जी आज खुल के बात करें, ये सारी बात हमें बताएं। उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमें चीजें सामने रखी थी कि जी इस तरह हुआ वाकया, ये हुआ। फिर इंटरवीन कर गए हमारे कमांडर वहाँ के कराची और जो थे इस वक्त जनरल अजीज वगैरह, तो तब जाके वो त्यारा भी बचा और लैंडिंग हुई सेफली और पीसफुली, सब लोग बाहर आए। उस्मानी कराची में, जी सारा उसका, हाँ जनरल उस्मानी थे। तो उस वजह से जाके ये ऑपरेशन उनका जो था, नवाज शरीफ का जो ऑपरेशन था, अबॉर्ट हो गया। अदरवाइज अपनी तरफ से, अगर आपको याद हो तो राना मकबूल जो इनके बड़े थे, वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे रास्ता रोकने के लिए खड़े थे, जिनको वो बस कहता हूँ कि ये बहरहाल देखें चीजों को, हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा अंग्रेजी का एक लफ्ज होता है नाइव, वो मासूमियत या सादालूही के दरमियान, आगे मैं बेवकूफी नहीं कहूंगा। हमारे यहाँ मैंने बहुत से तकरीबन पिछले 30-35-40 साल से देखता रहा हूँ, कई प्राइम मिनिस्टर्स को डील किया, जिसमें कई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी थे, यानी जिसमें पीपल्स पार्टी के भी थे, दूसरे भी थे, शौकत अजीज भी थे। इनके यहाँ बहुत कम मैंने देखा कि चीजों के अंदर इनसाइट नहीं होती, डीप ये बहुत कमी रही, इवन बशमूल इमरान खान। ये एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल है कि जैसे हमें डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, अगर वो उनकी मेमोरी में ये चीज़ फ्रेश है, 2 साल पुरानी बात है, इससे भी बल्कि कम अरसे की है, गवर्नर हाउस में 7-8 बंदों को, कि हमने उन्हें सवाल किसी ने मासूमियत से कर दिया कि जी रोज रोज प्राइम मिनिस्टर चीज़ें बदलते हैं, पॉलिसियाँ बदलते हैं। उन्होंने कहा जी उनको मशवरे इस तरह दिए जाते हैं। तो मैंने बरजुस्ता पूछा कि जी कौन उनको मशवरे देते? उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेट्स। मैं कहा जी 69-70 साल का बंदा पाकिस्तान में चाहे तांगा भी चलाता हो, उसमें इतनी सेंस आ जाती है टू सी थ्रू द थिंग्स। बैन सतूर वो देख लेता है कि ये मुझे झांसा तो नहीं दे रहा ब्यूरोक्रेट। अदरवाइज वजीर आजम ना तो इंजीनियर होता है ना डॉक्टर होता है। वजीर आजम तो एक ज़हीन आदमी का नाम है जो अवाम की दानिश से अपनी दानिश ड्रॉ करता है और चीजों को परखने की सलाहियत रखता है और इम्प्लीमेंट कराने की पॉलिसीज देता है। ये हमें बड़ा अफसोसनाक रही है। मुबशर साकी साहब कल साबिक वजीर आजम जो कि स्टॉलवर्ट है, मैं उन्हें बड़ा हैवी वेट स्टॉलवर्ट समझता हूँ PMLN का, उनको मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया। उसके अलावा ये भी मतलब जो है आ रहा है कि जी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। ये कौन से सियासी रहनुमा आपके ख्याल में हो सकते हैं और कैसे देखते हैं
कि शाहिद खान अब्बासी को मुल्क से बाहर, जहाँ पे रूल्स और लॉज को जो है बाईपास करके मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है, वहाँ पे शाहिद खान अब्बासी जो बेशक आज मतलब बिलाशुबा उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है, उनको रोक दिया जाता है एयरपोर्ट पे। जी, लेकिन इसकी कोई रीजन तो अभी तक नहीं दी गई कि क्यों रोका गया है। लेकिन एक तरफ नैब जो है वो मियां नवाज शरीफ जो कन्विक्टेड है उसके खिलाफ नहीं, वो क्या नैब ने रोका है उन्हें? जाहिर है कि यही रीजन बनाया होगा ना, जो उनको ऑफलोड कर दिया गया, उनको इजाजत नहीं दी गई। वहां पे आपको पता है एयरपोर्ट पे तो FIA होती है, इमिग्रेशन होती है, यही दो है और ये वफाकी हुकूमत के अंडर है। तो बस वो फिर जो थोड़ा सा उन्होंने इनहराफ किया है मियां साहब से, और सबसे ज्यादा ये है कि वो जलसे में नहीं गए। जलसे में चले जाते तो मेरा ख्याल है बच जाते इस तरह के। वो मैं एक शेर पिछले हफ्ते भी पढ़ा था मियां साहब के बारे में कि बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, मिसरा है ये। तो ये तो फिर मामला तो सैफ रहमान साहब वही हो गए ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हाँ, वो बहुत है, बहुत है। हमारे मुआशरे में देखें, हम अभी तक इतने पुख्ता कार नहीं हुए, इतने मैच्योर नहीं हुए कि हमने अपनी जाती पसंद नापसंद से बालादार होके इक्तदार को जिम्मेदारी नहीं समझा। इक्तदार को अपनी ताकत का, अपने घुमंड को मजीद तकवीत देने का जरिया बना। मेरा एक सवाल है, यही टकराव इसी वजह से होता। अभी तो परसेप्शन और बयानिया बनाने की कोशिश हो रही ना जी। हाँ, नहीं, परसेप्शन नहीं बने। इस बयानिए में वो PTI की जो गवर्नमेंट थी 3.5 साल की, 4.25 साल की, उसका मुकाबला अपनी 2013 से 16 वाली तो 17 तक की हुकूमत का करते हैं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाह रहा हूँ और आपसे सवाल भी है कि वो जो 3.5 साल की हुकूमत थी, मैं नहीं कहता कि बड़ी अच्छी गवर्नेंस थी, हाँ, उसका मुकाबला 16 माह की तबाहकुन पॉलिसियां और तबाह कर दिया आवाम को, उससे क्यों नहीं किया? उसमें मेरा हाल किसी को कंपैरिजन की जरूरत नहीं, वो तो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह सामने आपके, वो तो कच्चा चटा। लास्ट गवर्नमेंट तो PDM की थी और इसमें जो स्पीयर हेड कर रहे थे वो PMLN कर रही थी। ये उनका कच्चा चटा आपके सामने है। आप लोगों से कभी, अब लोग देखें, मैं और आप तजियाकार हैं, हमारे भाई भी सब अभी 2 तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बात यह है, हमसे ज्यादा सियाने हैं लोग। अब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया। बशीर साकी साहब से उनका स्टांस ले लूं इसके ऊपर, फिर हमें कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कल निगरान वजीर आजम साहब गए, उस पर भी बात करनी है। हाँ, उसमें मजा भी है। हाँ, ठीक है। बशीर साकी साहब, ये जो 16 माह की हुकूमत है जिसमें मुल्क को तबाह बर्बाद मुआशी तौर पे कर दिया गया और उसमें जो जिस किस्म की कानून साजी की गई वो भी पूरी दुनिया में जागरसाई का बायस बनी, इसका कंपैरिजन कौन से दौर से किया जाएगा? इसका कंपैरिजन जाहिर है उससे पहले दौर से किया जाएगा जो करते हैं। लेकिन वो असल में जो रीजन वो देते हैं वो मतलब है, वो कहते हैं कि मुल्क तो ऑलरेडी इकोनॉमी नीचे जा रही थी। एक ये है कि उस वक्त चेंज ओवर हुआ, शिफ्ट हुई, हुकूमत इनके हाथ आई तो डॉलर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहा और IMF जो है उसके सारी बातें जो माननी पड़ी, तो फिर डॉलर ने नीचे जाना था तो महंगाई ने बढ़ना था। अच्छा, मैं सॉरी, दूसरा जो बड़ा इल्जाम जो है ना खान की हुकूमत है, वो ये है कि सारे जो हमारे अच्छे दोस्त थे उनके साथ ताल्लुकात खराब किए हैं इस बंदे ने। तो ये एक इल्जाम है। अब देखें कहाँ तक, आप भी जानते हैं कहाँ तक ये दुरुस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब 9 अप्रैल 2022 को गवर्नमेंट टॉपल की गई, ठीक है जी, जिसको मतलब मोस्टली लोग रेजिम चेंज भी कहते हैं, तो उस वक्त डॉलर जो है 178 का था जी, पेट्रोल 145 का था, ग्रोथ रेट हमारी जो पाकिस्तान की है वो 6.5% थी। बिल्कुल सही है ना जी। तो आप मतलब जाहिर है कि कंपैरिजन कैसे, ये मतलब ये अवाम क्या ये बात मान लेंगे कि आपने 16 माह में रियासत को बचाया? रियासत को तो इन्होंने कभी भी नहीं बचाया, नहीं बचाया। जो वो तो बस उन्होंने, असल में उनका मेन मकसद तो अपने अपने केसेस जो थे, वरना तो ये हुकूमत लेते ही ना, ये या लेते तो फौरन ही इलेक्शन का ऐलान कर देते। इन्होंने इलेक्शन का ऐलान इसलिए नहीं किया कि हम अपनी जो भी है कानून साजी करके अपने अपने केसेस जो है ना उनको खत्म करवा लें। के जो डायरेक्टर थे, मेरे दोस्त थे डॉक्टर रिजवान साहब, वो जिस दिन गवर्नमेंट टॉपल हुई
नोबडी नोज कि उनको रात को ही वहां से चेंज कर उनकी ट्रांसफर कर दी गई थी। और एक दिन पहले मेरी उनकी रात को बात हो रही थी, ही वाज इन ग्रेट स्ट्रेस, और अभी भी उनकी जो मौत है सस्पिशियस है। हाँ सस्पिशियस है, ठीक है ना जी। तो मैं मुझे एक लाइन का आंसर दे दीजिए कि क्या अवाम इनका ये बयानिया मान लेंगे जी? 16 माह की परफॉर्मेंस को भूल जाएंगे? अवाम नहीं भूलते जी। अवाम तो सब उनके सामने हर चीज है, वो नहीं भूलेंगे वो कभी। नहीं बिल्कुल, मैं तो भली आपको कह रहा हूँ कि अवाम हमसे सियानी है। देखिए अवाम के पास यही तो एक दिन होता है जिसमें वो एक्सरसाइज करते हैं अडल्ट सफरेज का, जो है आपका जो मुख्तसर जवाब दे दिए, टाइम खत्म हो रहा है जी। जो एक लाहौर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लम्स में गए, हाँ। कल निगरान वजीर आजम, आप समझते हैं कि उनको गलत मतलब दिया गया, गलत उनको मशवरा दिया गया, उसके बाद जो वहां पे यंगस्टर्स ने सवाल किए, हाउ डू यू सी इट? नहीं देखें, यंगर जनरेशन का इस तरह आप यू जस्ट कांट गैग देम माउथ, उनका मुंह बंद तो नहीं कर सकते। अब बच्चा जो नौजवान उभरता हुआ नौजवान है, वो मुल्की हालात देख रहा है, उसका कंपैरिजन बाहर की दुनिया से कर रहा है, जमहूरियत के दावेदारों को जमहूरियत का असल चेहरा दिखा रहा है, फिर आपको वो क्वेश्चन करता है कि जी आपकी कनेक्टिविटी या आपकी लीनिंग्स किस तरफ है, रुझान है, तो फिर अगर आप उसको शट अप कॉल देते हैं तो मेरा जाती ख्याल है कि ये इट इज नॉट इन द गुडनेस ऑफ थिंग्स। इससे बेहतर नहीं था कि किसी रिटायर्ड जस्टिस को बना दिया जाए? मैं वही कहता हूं कि चीजों को देखें, जब आप जू आपका एक बुलंद मुकाम पे जाते हैं, आप में बुर्दबारी और तहम्मुल, आग बुझाने का जज्बा, बर्दाश्त का जज्बा जब तक नहीं होगा, आप पूरी कौम को लेके नहीं चल सकते। नहीं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 50 साल हो गए आपको, आप नहीं समझते कि उसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत है, उसके लिए तरबियत की जरूरत है, उसके लिए लेवल की जरूरत है। आपका कैलिबर देखें, यही तो बात है कि इतना बड़ा मनसब आप दे तो देते हैं, लेकिन उस मनसब के ऊपर आगे आप गुलसल्ले उड़ाने शुरू कर दें तो वो मनसब तो आप लेते ही इसलिए है ना। तो आप किसी की जी हुजूरी करके कहते हैं जी मुझे बना दें। मुझे याद पड़ता है जब ये केयर टेकर बननी थी, मुझे कई बंदों ने कहा कि जी आप जो आने वाले हुक्मरान हैं उनमें से किसी से राब्ता करके मेरा नाम दे दें, मेरा ये सीवी है। किसी और ने कहा कि जी आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो आपकी ऐसे ही है निगरान और सारे को। तो लास्ट एक आपका जी इसके ऊपर के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो यूनिवर्सिटी में गए और जो सवालात हुए, वो जो नौजवानों के सवालात हैं उनको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उनको आप, मुबशर साकी साहब? जी, दरअसल ये वजीर आजम का एक फैसला ही गलत था। एक वो बड़ा ही एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, हाँ। और वहाँ बड़े एलीट के बच्चे वहाँ हैं और वो बोल्ड सवालात कर सकते हैं। तो उन्होंने जो सवाल किए तो वो वजीर आजम के पास तो जवाब, तो पानी पी रहे थे बार बार, 3 बोतल जवाब ही नहीं था। तो वो गलत जगह पे चले गए। किसी और माड़े से कॉलेज में चले जाते, स्कूल में कॉलेज में चले जाते तो फिर वैसे ही सवाल उनको मिलते हैं। यहाँ तो ये बच्चे बड़े काबिल थे वहाँ। मुबशर साकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। सैफुर रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बात जो आपने की, मुबशर साकी साहब ने भी बात की कि किसी और कॉलेज में चले जाते, मैं समझता हूँ कि वो कहीं भी जाते उनको ये तल्ख सवालात का सामना करना पड़ना था। बिकॉज आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है, आज भी रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।